फिर क्या हम वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे जो अब से लॉकडाउन 1 से पहले जो जिंदगी हम जी रहे थे, या फिर अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो किस स्वरूप में आगे बढ़ेगा। देखिए, इस पर कोई ठोस जवाब तो अभी नहीं मिला है, यह सरकार को ही निर्णय लेना है, लेकिन संकेत ऐसे जरूर मिल रहे हैं कि लॉकडाउन आगे शायद ना बढ़े, या अगर बढ़े तो उन सख्तियों के साथ नहीं बढ़ेगा जो सख्तियां पहले और दूसरे और फिर हालिया तीसरे लॉकडाउन में हमको देखने को मिली। इसका कारण स्पष्ट है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। पहले श्रमिकों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई अपने अपने गृह राज्य जाने के लिए, और अब आम लोगों के लिए भी चुनिंदा रूट्स पर ट्रेनों को हरी झंडी दे दी गई है, उस पर बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए शर्तें बहुत खास रखी गई हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये जो संकेत मिल रहे हैं कि आम लोगों के लिए ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित करना, उसे खोल देना, इसी तरह से अब ये भी संकेत मिल रहे हैं सरकार की ओर से कि आने वाले वक्त में अब हम हवाई सेवाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से खोलने के संकेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले हफ्ते दे दिए थे। तो क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का पहिया भी घुमाने के वक्त में पहुंच चुके हैं? क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं, या हम एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं? क्योंकि अगर तैयारियों में थोड़ी सी भी चूक रही तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की जो कवायद है वो कितनी जरूरी है, क्या यह सही है, सही दिशा में जा रही है, या अभी इसकी जरूरत नहीं है। इस पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, उनके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। क्या लॉकडाउन 3 आगे बढ़ेगा? क्या अब अर्थव्यवस्था खोलने का वक्त आ गया है? क्या अब कोरोना के खिलाफ देशवासियों की लॉकडाउन वाली तपस्या पूरी हुई? इन सवालों के बीच केंद्र के कुछ कदम बड़े इशारे कर रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से मजदूरों को घर भेजने के बाद अब सरकार ने आम लोगों को भी रेल से सफर की सौगात दे दी है। सरकार ने नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जो 12 मई से पटरी पर दौड़ना शुरू कर देंगी। पहले ये समझ लेते हैं कि किन शहरों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 12 मई को पहले चरण में नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए विशेष ट्रेनों को चलाया जाएगा। कल से शुरू हो रहे सफर के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन सफर से पहले यात्रीगण कुछ जरूरी बातें नोट कर लें। ये टिकट आपको रेलवे स्टेशनों की टिकट खिड़की पर नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ही ऑनलाइन टिकट ले सकेंगे। सिर्फ कंफर्म टिकट होने पर ही यात्रा की जा सकेगी। इन ट्रेनों के टिकट किसी एजेंट के जरिए बुक नहीं किए जा सकेंगे। सभी स्पेशल ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा भी नहीं होगी। यात्रा से अधिकतम 7 दिन पहले टिकट बुक कर सकेंगे। साथ ही ट्रेन चलने के 24 घंटे पहले टिकट रद्द किए जा सकेंगे। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि सभी ट्रेनों में सिर्फ AC कोच लगाए गए हैं। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर रखा गया है। बच्चों का किराया मौजूदा नियमों के तहत होगा। सीनियर सिटीजन और छात्रों को भी किराए में छूट नहीं मिलेगी। मतलब साफ है कि लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रेलवे ने यात्रा के लिए बेहद कड़ी शर्तें लगाई हैं। यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी। स्टेशन और ट्रेनों में सभी यात्रियों को मास्क पहनना या मुंह ढकना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सभी यात्रियों की ट्रेन में बैठने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे सिर्फ उन्हें ही ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। यात्रियों को अपने अपने घर पहुंचने के बाद भी स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। यात्री 14 दिन क्वारंटीन भी किए जाएंगे। जो यात्री नियमों का पालन करेंगे उनका सफर बेहद आसान हो जाएगा और वो अपनी मंजिल तक कोरोना से बचते हुए पहुंच सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द बहाल करने के संकेत पहले ही दे दिए थे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने हवाई सेवाएं जल्द बहाल करने की बात कही है। ऐसे में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की सौगात भी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में लॉकडाउन खोलकर सार्वजनिक परिवहन बहाल करने लायक हालात बन गए हैं? क्या सरकार का ये फैसला राहत लेकर आया है या संक्रमण की चुनौतियां बढ़ा रहा है? क्या वाकई देश हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कदम बढ़ा चुका है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने के बाद की चुनौतियों के लिए क्या देश तैयार है? इन सवालों पर बात करना बहुत लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल कई हैं, लेकिन बार बार ये भी माना जा रहा है कि आपको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और उन स्टेप्स को उठाने की शुरुआत सरकार ने अब कर दी है। लेकिन क्या ये वाकई में सही वक्त है या मौका अभी भी नाजुक है? इस पर कर रहे हैं चर्चा। 3 खास मेहमान हैं, फटाफट से इंट्रोडक्शन करा देते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ हैं एस.के. विद साहब, जो कि पूर्व मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। विद साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर के और लगातार हमारे साथ अलग अलग शोज में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय रखते रहे हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, देश के जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अरुण आपका भी। शुरुआत में विद साहब से करूंगा क्योंकि सबसे पहले अभी जो रिसेंटली जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है लॉकडाउन की तस्वीर को देखते हुए, वो है आम लोगों के लिए भी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत। उसमें शर्तें कई रखी गई हैं ग्राफिक्स के जरिए और रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया भी, लेकिन ये एक तरह से पहला कदम आगे बढ़ा दिया गया है आम लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर रेल को लेकर शुरुआत करने का। लेकिन विद साहब, मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में ट्रेन के जरिए आम लोगों को इधर से उधर आवागमन के साधन उनके लिए उपलब्ध कराना ट्रेनों के जरिए, क्या हम इस बात के लिए वाकई में तैयार हैं? हमारी तैयारी पूरी थी या हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 50 दिन तक लॉकडाउन जो चला है उसमें हमने कुछ अपनी कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है और हम जो ट्रेनों से शुरू कर रहे हैं वो एक प्रीमियम ट्रेन है, एयर कंडीशन ट्रेन है, जिनमें ऑन बोर्ड सैनिटेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं और जो अभी जो नए जो एडवाइसेस हैं उसके रेफरेंस में इनकी सैनिटेशन और रेगुलर ऑन बोर्ड स्टाफ से की जाएगी। बाकी एडवांस स्क्रीनिंग भी होगा पैसेंजर्स का प्लेटफॉर्म्स पर, अदर दैन कन्फर्म्ड पैसेंजर्स नहीं आएंगे। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा करके शुरुआत तो करनी ही है। कितना उद्यम मचा हुआ है कि हम लाइफ बचाने के लिए बहुत दिन तक घर में बैठे रहे, पर बाकी अपना रोजी रोटी चलेगी कैसे? उस रेफरेंस में एक कैलकुलेटेड डिसीजन है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, पर जब इस तरह की ट्रेन में शुरुआत की जा रही है और बाकी आपने देखा है जो कि माइग्रेंट लेबर्स को ले जाया गया, अबाउट 4.5 लाख लेबर्स को ले जाया गया है। मैंने कोई रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है कि वो अराइवल पर उनकी स्क्रीनिंग में कोई बीमार पाए गए या उनको मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वारंटीन करके अलग करना पड़ा। लेकिन विद साहब, जो श्रमिकों को जो ट्रेनें लेकर गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 मई से 5 मई के बीच में 5 लाख श्रमिकों को हमने भेजा है जी विद साहब, लेकिन उनके लिए जो शर्तें थी कि भाई आप पहले से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइए, आप ठीक है नहीं है, यानी कि बहुत सारे काम जो है वो ट्रेन में चढ़ने से पहले कर लिए गए थे। अभी जो शुरुआत की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लाया जाएगा। हाँ, ये जरूर बात है कि भाई 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। ये सारी तमाम, मैं कह रहा हूं कि क्या हम तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि आज जैसे हमने देखा पहले ही दिन जो है IRCTC की वेबसाइट एक तरह से हैंग हो गई, इतना ट्रैफिक आया उस पर। तो इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर है, उसके लिए क्या तैयारी है?
देखिए, अब आप पूछेंगे 100% तैयारी है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हर सिचुएशन में जो डिसीजन लिया जाता है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क और प्रिपरेशन के साथ लिया जाता है। ये उसी तरह का डिसीजन है, क्योंकि लॉकडाउन से निकलना है, बाकी भी काम व्यवसाय चलाने हैं, और इसमें कुछ अगर लिमिटेड केस कोई हो जाते हैं तो उनको हैंडल किया जाएगा, बिकॉज एट द डेस्टिनेशन पॉइंट उनको फिर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि एक तरह से प्रिपेयर्डनेस भी है। अगर तैयारियां पूरी तरह से अपनी तरफ से की गई हैं रेलवे की तरफ से, लेकिन अगर इक्का दुक्का केस को इधर उधर होता है तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस है। ऑलराइट सर, ठीक है, आपकी बात भी सही है कि आज नहीं तो कल तो खोलना ही था, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही है। मैं डॉक्टर मनोज के पास आऊंगा आखिर में, उससे पहले मैं प्रोफेसर अरुण कुमार के पास जरा समझना चाहूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या वाकई में हम अब एक तरह से कहा जा रहा है कि कहीं हम अमेरिका की राह पर तो नहीं चल पड़े हैं कि जब हमारे लिए अब अर्थव्यवस्था का चक्का चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भाई आप ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन में रहेंगे तो कहीं लोग भूख से ना मरने लग जाएं। तो क्या अब वक्त बिल्कुल आ चुका है कि अब अर्थव्यवस्था खोलने के लिए हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे? देखिए, लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, जिससे कि हमारा ये जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा ना फैले। ये वायरस बहुत ही विरुलेंट है, बहुत तेज़ी से, डॉक्टर साहब इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे, पर ये बहुत ही विरुलेंट है। और अभी जर्मनी में जैसे कि खोला तो वहाँ पे 0.9 का जो रेट था वो बढ़ के 1.2 हो गया, और साउथ कोरिया में भी इसीलिए सेकेंड राउंड हो गया है। तो इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और लॉकडाउन को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी हुआ क्या है कि लॉकडाउन में सबको जहां है वहां पे खाना पीना मुहैया कराना बहुत ज़रूरी था, पर लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, सूरत में हो रहे हैं, चेन्नई में हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, लोगों को खाना पीना ही नहीं मुहैया हो पा रहा है। यानी कि हमारा लॉकडाउन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और अगर लॉकडाउन सक्सेसफुल होता तो हम इसको और लंबा कर सकते थे और लोग पलायन भी इतना नहीं करते। मेरा मानना है कि जो अभी रेल ट्रैवल करेंगे वो अभी वही लोग करेंगे जिनको इमरजेंसी होगी या कोई बहुत ज़रूरत होगी। आम आदमी इस समय रेल ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि जब आप वहां पहुंचेंगे तो 14 दिन का क्वारंटीन भी होगा। और जैसे कि देखा गया कि सूरत से जब लोग उड़ीसा पहुंचे तो वहां पे कईयों को डिजीज पाया गया, जब टेस्ट किया गया। तो नांदेड़ से जब लोग चले तो पंजाब पहुंचे तो कई सौ लोगों को जब पाया गया। तो जहां पे ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे डिजीज नहीं है तो पहुंचते पहुंचते तक डिजीज हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग की कमजोरी है, टेस्टिंग बहुत नहीं है। टेस्टिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है और तब खोलना चाहिए, क्योंकि हमें टेस्टिंग भी करना है, ट्रेसिंग भी करना है। अगर टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं होगा तो संभावना नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था 25% से कम पे चल रही है, यानी कि डिमांड भी खत्म हो गई है, सप्लाई भी खत्म हो गई है। ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है जो पहले कभी हमारी अर्थव्यवस्था में फेस नहीं की। ये कहना चाहिए दुनिया में ऐसी व्यवस्था कभी जो फेस नहीं की गई है। तो ये नई चीज है जिसमें कि बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था रिवाइव नहीं करेगी। इस समय हमारा रेट ऑफ ग्रोथ -70 -75% चल रहा है, और इस साल -30% का रेट ऑफ ग्रोथ होने की संभावना है। इतनी बड़ी जब समस्या है तो उसमें जब अर्थव्यवस्था है वो पीछे रह जाएगी, और जो ये हेल्थ का इशू है ये सामने, क्योंकि एक बार जैसे डॉक्टर फाउची ने कहा, अगर हम हेल्थ को हमने कंट्रोल कर लिया तो लाइफ आ जाएगी। जो कोमो साहब भी हैं, जो गवर्नर है न्यूयॉर्क के, जिनको आज सब लोग सुनते हैं, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द इकोनॉमी। अगर हमारी हेल्थ रही तो हम इकोनॉमी को भी रिवाइव कर लेंगे। तो अभी ये वायरस के बारे में ठीक से पता ही नहीं है, क्योंकि अब न्यूयॉर्क सिटी में बच्चों में पाया जा रहा है कि बच्चों को तरह तरह के विचित्र डिजीज हो रहे हैं, और जो इसके साथ कोमॉर्बिडिटीज वगैरह हो रही हैं। तो इसमें अभी हमें क्लियर नहीं है कि गर्मी से रुकेगा या जो हमारी इम्यूनिटी है उससे रुकेगा। तो अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मुझे मानना है कि बहुत धीरे धीरे हमें आगे चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। डॉक्टर मनोज, हम ट्रेन्स को हमने ओपन किया है, आम लोगों के लिए भी किया है, बड़ा स्टेप, और ये स्टेप सिर्फ इसलिए है ताकि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई जान के साथ जहान भी सुरक्षित रहे, अर्थव्यवस्था भी रहे, लेकिन फिर इसके साथ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के जाने का खतरा भी होगा। सबसे ज्यादा एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो इधर से उधर कहीं हो ना जाए। तो और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की आशंका जाहिर की है कि गांवों तक संक्रमण फैलने से रोकना हमारी चुनौती है। लॉकडाउन था, ये चुनौती एक तरह से कंट्रोल में थी, लेकिन अब लोग जब मूवमेंट करना शुरू करेंगे तो फिर ये चुनौती तो बढ़ जाएगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं सर?
देखिए ये कोविड-19 एक जो नोवेल डिजीज़ है, अभी बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, हम लोग जान रहे हैं, स्प्रेड देख रहे हैं। अगर आप देखिएगा कोई बहुत ऐसे पर्टिकुलर स्टडी नहीं है जिसमें कि ट्रेन से मूवमेंट से या फ्लाइट से मूवमेंट से इस डिजीज़ में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। बट आप जो भी पुरानी स्टडीज़ देखेंगे जो अदर इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि इस पे बहुत सारी चीज़ें, ट्रेन में जब आदमी ट्रैवल करता है पर पैसेंजर स्पेस एरिया क्या है, उसमें वेंटिलेशंस का क्या प्रभाव है, वेंटिलेशंस कितनी बार चेंज होता है। जैसे कॉमन लोगों की बिलीव होती है कि प्लेन एयरक्राफ्ट में जो है वो काफ़ी एक ही एयर सर्कुलेट होता है, बट उनका जो एयर फिल्टर सिस्टम है, उनका जो फिल्टर सिस्टम है हेवा फिल्टर, वो काफ़ी रोबस्ट होता है और आप समझिए हर 2-4 मिनट में वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हवाई यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि रेल से ज़्यादा एयर क्वालिटी कोच से ज़्यादा एयरक्राफ्ट में अच्छी होती है। बट द प्रॉब्लम अभी यहाँ पे है कि जब पेशेंट्स स्क्रीन होके, जस्ट थर्मल स्क्रीनिंग होके जाएगा और उस पे एसिम्प्टोमेटिक तो जा ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको कि कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है, वो स्केप हो जाएंगे। वहाँ पर फिर से स्क्रीनिंग होगी, हो सकता है थर्मल स्क्रीनिंग में फिर से वो पास कर जाएं। तो अब ये है कि सॉल्यूशन तो एक ही बचता है कि या तो फिर इतनी स्ट्रिंजेंट की जाए गाइडलाइंस की, जो पहले कोविड टेस्ट करा के आदमी बोर्ड करे ट्रेन में, जो कि शायद फिजिबल नहीं है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि 15 शहरों से दिल्ली को जोड़ा गया है और ट्रेन में सारे एसी कोचेज हैं और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय रेल की जो व्यवस्था है अच्छी है और उसमें उन लोगों ने सब चीज़ों पे ध्यान रखा होगा, सेफ्टी पे, एयर क्वालिटी पे, सर्कुलेशन पे, वेंटिलेशंस के डबलिंग कर देने से ही रिप्रोडक्शन नंबर करीब करीब बहुत कम हो जाता है। अगर एयर ज़्यादा देर स्टैग्नेंट रहेगा तो रिप्रोडक्शन नंबर वायरस का करीब करीब 2.2 के आसपास चला जाता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। सर मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। तो कुल मिला के रेलवे की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और रेलवे के बाद अगर हवाई सेवाएं भी शुरू होती हैं तो प्रिपेयर्डनेस हमारी कितनी है, हम कितने अलर्ट हैं, हमारा होमवर्क कितना है, पिछले 50 दिन में हमने क्या सीखा और अब क्या इंप्लीमेंट करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरुआत करने से पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो रेल सेवाएं एक तरह से आम लोगों के लिए 15 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी गई है। श्रमिकों के अलावा ये आम लोगों के लिए पहली बार लॉकडाउन के बाद ऐसा पहला स्टेप है। संकेत ये मिल रहे हैं कि आगे हवाई सेवाएं भी शुरू होंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो सकता है। यानी कि लॉकडाउन 3 जो 17 मई को खत्म हो रहा है, उसके बाद हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन चुनौतियां भी हैं। विद साहब, आपने जिक्र किया श्रमिकों का। देखिए, श्रमिकों का जो मामला था वो थोड़ा वो सिंक्रोनाइज था, वो स्ट्रीमलाइन में चीजें हो रही थी। सारे लोग थाने में आ रहे थे, थाने में ग्रुप्स तैयार हो रहा था, फिर उनको स्टेशन पहुंचाया जा रहा था, उसके बाद ट्रेनों में भरकर भरा जाता। अभी तो ये कड़ी बीच की गायब है। अभी तो आपने अगर टिकट बुक किया तो आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। खतरा ये है कि रेलवे स्टेशन में अननेसेसरी भीड़ ना हो जाए। तो क्या इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, रेलवे के पास स्टाफ के लिहाज से, संसाधनों के लिहाज से इस चुनौती को कितना बड़ा मानते हैं आप? नहीं, देखिए, जो कंफर्म रिजर्वेशन वाले लोग हैं वही अंदर आएंगे, तो वो लोग तो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अब ये न्यू दिल्ली स्टेशन जो है जिससे सारी ये ट्रेन ओरिजिनेट करनी है, पर वो भी टाइमिंग स्टैगर्ड हैं, बट फिर भी वो जो वॉल्यूम जो लोगों की न्यू दिल्ली स्टेशन हैंडल करता है, जिसके लिए स्टाफ है, और वो ये वॉल्यूम अबाउट मान लीजिए कोई 3-4% उसकी वॉल्यूम जो हैंडल करेगा तो कर लेगा। मेरे ख्याल में ये प्रिपेयर्डनेस तो, क्योंकि रेलवे की इंटरनल प्रिपेयर्डनेस तो पहले से कुछ दिनों से ये जो है प्रोटोकॉल लिख दिया गया होगा, उसकी ड्रिल कर लिया गया होगा, और तभी ये निर्णय अनाउंस किया गया पब्लिकली। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि प्रिपेयर्डनेस होगी। हो गए प्रोफेसर अरुण, बहुत सारी शिथिलताएं जो हैं वो कारोबार को लेकर भी दी गई हैं। इनफैक्ट हमने देखा कि बाद में रेड जोन्स में भी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनकी जो दुकानें हैं वगैरह हैं, चाहे वो स्टैंड अलोन्स हो या फिर बाकी जगह पर हो, उनको भी खोलने की इजाजत दी गई। हालांकि जब हालात थोड़े बेकाबू हुए तो कई राज्यों ने ये बाद में वापस भी लिए हैं आदेश। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद या इमीडिएटली नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स का खुलना इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है। इस समय डिमांड क्रिएट करना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर दुकानें वगैरह नहीं खुलेंगी तो डिमांड तो क्रिएट होगी नहीं।
और जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह रहा है कि हम कारें तो हमारे पास 4-5 लाख इस समय स्टॉक में हैं, अगर वो बिकेंगी नहीं तो हम और प्रोड्यूस करके क्या करेंगे। पर फिर सप्लाई चेन भी इस समय डिसरप्टेड है, तो सप्लाई चेन को रिस्टोर करना और प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री कह रहे हैं कि लेबर शॉर्टेज बहुत है इस समय, क्योंकि लेबर इस समय बहुत बड़े मात्रा में पलायन कर गया है। और कई इंडस्ट्री अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पे टेस्टिंग नहीं हुआ और जो कोई आ गया तो वहां पे जब प्रोडक्शन में सारा डिस्ट्रप्शन दोबारा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी टेस्टिंग का और ट्रेसिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें पिछले 2 महीने के टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बहुत बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अभी इस समय क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग उतना नहीं है, ट्रेसिंग उतना संभव नहीं है, तो इसलिए अभी हम खोलते चले जाएंगे तो एक जगह भड़क सकता है। और जैसे कहा जाता है कि सेकंड राउंड में ज्यादा डेथ होती है बनिस्पत फर्स्ट राउंड के। अगर हमारा लक अच्छा हुआ कि गर्मी की वजह से कम हो गया, बीसीजी इंजेक्शन की वजह से हो गया, या हमारा जो डीएनए का मेकअप है उसकी वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पे हम निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, अभी इस वायरस के बारे में पूरी तरह से पता ही नहीं है कि वायरस किस तरह से कहाँ अटैक करता है। ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं अटैक करता, बाकी भी जगह अटैक करता है, बाकी जो है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी फूक के कदम रखना चाहिए, जैसे कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुले और ये इसका विस्तार बढ़ता चला जाए। पर एक चीज जो सामने ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिमांड कैसे जनरेट होगी इस समय, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस फेल करने के कगार पे हैं। उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हालांकि 3 महीने के लिए डेफर किया गया है, तो काफी नहीं होगा वो, तो लोन जो उनका है उसको रीपेमेंट का है भारत वो भी जैसी डेफर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पर उसमें भारत जैसी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपको कंजम्पशन के लिए बढ़ाने के लिए उपाय करने ही पड़ेंगे, उसके लिए डिमांड आपको बढ़ानी होगी। अब ये कैसे खोलेगी सरकार, इस पर धीरे धीरे मेरे ख्याल से मंथन हो भी रहा होगा, आने वाले वक्त में दिखेगा भी। डॉक्टर मनोज, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की जो शुरुआत कर रही है, अब इस बात की चर्चा भी होने लगी है, हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि हो सकता है कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हों। लेकिन फिर खतरा यह है कि फिर जैसा प्रोफेसर अरुण कह रहे हैं कि आपको टेस्टिंग और बढ़ानी पड़ेगी। फिर क्या वाकई में हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो फिर क्या टेस्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उस दशा में, क्या हमारे पास टेस्टिंग लायक इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन हैं? जी, अभी भी जिस तरीके से एवरीडे केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन, कल भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और 67,000 से ऊपर केसेज हो गए हैं कोविड-19 के, तो निश्चित तौर पे इतने रिपोर्टेड केसेज हैं, इसके साथ कुछ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स या जो टेस्ट नहीं होने के बजाय से कोविड पॉजिटिव क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम लोग टेस्ट के नंबर्स बढ़ा रहे हैं, एवरीडे बढ़ता जा रहा है, और भी टेस्टिंग्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमने रैपिड टेस्टिंग किट्स जो इम्पोर्ट किया था वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो एक कम्युनिटी लेवल पे मास मेजर्स था इम्यूनिटी जानने के लिए। अगर हम उससे एंटीबॉडी जान जाते तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या कम्युनिटी में एंटीबॉडीज पाया जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उतने सारे 6.5 लाख किट्स हमारे यहाँ आए, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठ गया। तो अभी हमारे पास RT-PCR ही एक टेस्ट है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो डेफिनेटली टेस्टिंग जिस भी कंट्री में इस डिजीज़ पे रोक लगा है या नंबर्स जिसमें हमने जहाँ भी नियंत्रित हो पाए वहाँ पे टेस्टिंग उन्होंने एक्सटेंसिव किया है, तो हमें भी टेस्टिंग डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जैसे एयर ट्रैफिक है, एयर स्टार्ट होगी, उसमें हमें टेस्ट करके अगर हम पैसेंजर्स को डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि स्प्रेड होने का दूर दराज में बिल्कुल, यानी कि टेस्ट आपको जरूर करना पड़ेगा, एहतियाती कदम आपको ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, पिछली बार से बड़ी रणनीति के साथ आपको आगे आना होगा, ताकि जो हमारी ये कवायद है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, लोग भी आवाजाही कर सकें, ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब हमारी प्रिपेयर्डनेस उस हिसाब से हो, हमारी टेस्टिंग आगे बढ़े, हमारी हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा स्ट्रांग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग हो, हमारी अस्पतालों में तैयारियां ज़्यादा माकूल पुख्ता हो, पहली बार की बनस्पत। बहुत बहुत शुक्रिया विस साहब बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर अरुण, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। वक्त इतना ही था, आगे भी चर्चा आपसे करते रहेंगे दूसरे मुद्दों पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत दें, नमस्कार।